पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर किया और इस क्लास में भी हम लोग एग्रीकल्चर जो कि आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब से पृथ्वी शुरू हुआ है तब से लेकर के जब तक खत्म होगा तब तक शायद एग्रीकल्चर कभी खत्म होने वाला नहीं है। यानी कि आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं और कौन कौन सा सीजन होता है, सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और आप यहाँ से पढ़ने के बाद आपको शायद इस चैप्टर में एक भी डाउट ना आए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, देखिए जब से स्टार्ट हुआ है तब से लोग किस तरीका से अपना जीवन यापन करते थे। तो लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी प्लांट्स हैं उस पर डिपेंडेंट रहे हैं। तो जब डिपेंडेंट रहे हैं तो पहले के लोगों के पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, यानी कि लोग उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को एग्रीकल्चर के रूप में करना नहीं चाहते थे। उनको बस पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता था, तो जंगल से कहीं ना कहीं उनको मिल जाता था या फिर जानवरों को मार करके उसको बिना पकाए खाते थे। फिर लोग आग का आविष्कार हुआ, लोग पकाना सीख गए, फिर खाना पकाने लगे। लेकिन पहले एक नियम होता था कि लोग किसी जंगल में जाते थे, वो जंगल पूरी तरीका से पेड़ों से घिरा हुआ रहता था। उस जंगल को काटा जाता था, जंगल को काटने के बाद वहां पे जितना भी पत्ती होता था उसको जला दिया जाता था। जलाने के बाद जो राख तैयार होता था वह ह्यूमस का काम करता था और फिर वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता था। लेकिन जैसे उस जमीन का फर्टिलिटी खत्म हो जाता था तो वहां के जितने भी लोग थे, यानी कि जो भी 10 लोग 20 लोग 30 लोग एक ग्रुप में, एक कबीले के रूप में होते थे, उन लोग फिर वहां से किसी और जगह पे चले जाते थे। इससे ये होता था ना कि बहुत सारे जंगल का कटाई होने लगा था। फिर धीरे धीरे लोग नदी के किनारे जा करके बसना शुरू कर दिए, अपना घर बना लिए, जो कि एक लंबे टाइम तक सर्वाइव किए। और उसी वजह से आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वह कहीं ना कहीं रिवर्स के किनारे बसे हुए हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर उनको पानी भी अच्छा खासा मिल जाता था, एग्रीकल्चर के लिए जमीन भी मिल जाता था। तो लोग वहीं पे रहना सीख गए, अनाज को गैदर करना सीख गए। और वैसे से धीरे धीरे अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे 2 साल 3 साल का 1 साल का कम से कम अनाज रखते हैं, क्योंकि ये हम लोग एक ही दिन में नहीं सीखे हैं, बहुत लंबे टाइम से सीखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्या है, इंडिया जो है ना, स्टार्टिंग से बता चुके हैं आपको कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको ना बहुत ही अच्छा क्लाइमेट कंडीशन मिलेगा। यहाँ पे अच्छा खासा प्रिसिपिटेशन होता है, रिवर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जिसके वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है, वहां पे सबसे मैक्सिमम खेती होता है। और इंडिया के मैक्सिमम स्टेट में आपको या तो गेहूं का खेती होगा या फिर राइस का खेती होगा या फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका खेती आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वह राइस और व्हीट देखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए सेम चीज है कि इंडिया जो है वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, आपका एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा में एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे कम से कम 2/3 ऐसा एरिया है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि इंडिया में 100% एग्रीकल्चर होता है तो उसमें से कम 70% के आसपास लोग ऐसे हैं। पहले तो एज भी ज्यादा संख्या था, 75 से 80% लोग जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। अभी के टाइम पे कम से कम आपको 70% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जुड़े हुए हैं आपके एग्रीकल्चर से। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो रहा है, टोटल 3 सेक्टर आ गया है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कम हो रहा है, जो सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तीनों सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है वो आपको टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि प्रोड्यूस करता है, जितना भी चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है नेचर से, एग्रीकल्चर से। ठीक है, बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। ये सिर्फ फूड ग्रेन्स को ही नहीं लेकर के आता, हमारे खाने का इंतजाम नहीं करता है, बल्कि आप जितने भी चीज यूज करते हैं, जैसे कॉटन से कपड़ा बना हुआ है, जैकेट बना हुआ, बहुत सारे चीज आप देखते हैं कॉटन से बना होता है, जूट से बना होता है, वह कहीं ना कहीं सारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बिसाइड फूड ग्रेन्स ये भी प्रोवाइड करवाता है, यानी कैन यू नेम सम इंडस्ट्री। आपको उसी के बेसिस पे बहुत सारे इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि कॉफी प्रोड्यूस होता है, टी प्रोड्यूस होता है, कॉटन होता है, जूट होता है, यानी कि बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए फार्मिंग का टाइप आपको बताएं। देखिए पहले के टाइम पे जब लोग खेती करते थे ना तो वह मेनली क्या होता था, प्रिमेटिव एग्रीकल्चर होता था, यानी कि लोग बस
अपने जो भी साधन अवेलेबल होता था घर पे उसी साधन का यूज करते, जैसे कि आप सुनोगे हल, फावला, जो बैल होता था उसका यूज करते थे, जिससे खेती किया जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। साथ में लोग लंबे टाइम तक साथ में अपने घर में जो मैन्योर्स होता था, फर्टिलाइजर्स होता था, उसका यूज करते थे। वो बिल्कुल भी सिंथेटिक चीजों का यूज नहीं करते थे, बाहर से नहीं लाते। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एग्रीकल्चर जो होता है, यानी कि फार्मिंग होता है, उसका 3 मेथड होता है। सबसे पहले जो लोग स्टार्टिंग में करते थे खेती, यानी कि अपने पास जो रिसोर्सेस होता था उसी का यूज करके, टाइम टेकिंग होता था और बहुत ज्यादा यील्ड नहीं मिलता था, तो उसको हम लोग बोलते थे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें लोग अपने बस जीवन यापन के लिए, देखिए प्रिमिटिव का तो प्राइमरी होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब जो अपने जीवन यापन के लिए खेती हो उसी को बोलते थे। सेकेंड होने लगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि इंटेंसिव का मतलब हुआ जैसे नहीं बोलते बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल है, इंटेंस का मतलब हुआ जहां पे लोग एक ही जमीन पे बहुत ज्यादा मात्रा में खेती करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोड डालते हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज करते हैं, मैन्योर्स के यूज करते हैं, उसको हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे, जो कि एक लार्ज प्लेस पे होता है, ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होता है, ए लार्ज पैच ऑफ लैंड पे होता है। थर्ड आपका कमर्शियल फार्मिंग, इसमें मेनली लोग अपने घर के लिए बहुत कम यूज करते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि हम जब भी खेती करें तो इसको बेचने के लिए, मार्केट में ला करके बेचने के लिए करते हैं, और ये जो होता है मेनली आप अपने घर में यूज करते हैं इसको भी, लेकिन इसमें कुछ यूज करते हैं कुछ बेचते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। क्या मकसद समझ में आ रहा है ना क्या होता है? तो इसका मकसद क्या होता है? तो इसका मकसद सिंपल होता है कि कमर्शियल करना है, कि बेचने का काम करना है। 3 टाइप का होता था। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो होता है ओल्ड एज इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत लंबे टाइम से देखने के लिए मिलता है पूरे वर्ल्ड में। ओवर दिस ईयर कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट अपॉन द कैरेक्टर्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल हाउ। देखिए अब क्या है ना कि अभी के टाइम पे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, और वेरियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप। अब अभी के टाइम पे आपको ये जो है ना सब्सटेंस से लेकर कमर्शियल के बीच में बहुत सारा चीज वेरीज करते हुए दिखाई देगा। किसके वजह से? जो टेक्निकल चेंजेस आ रहा है ना उसके वजह से। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। तो अभी इंडिया में चाहे और भी जगह पे आप देखिएगा तो यही 3 टाइप का फार्मिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला आपको मिलेगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड मिलेगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड आपको मिलेगा कमर्शियल फार्मिंग। ध्यान रखिएगा। अब तीनों को देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले बता चुके हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सिंपल मतलब होता है कि जब आप एक छोटे जमीन के टुकड़े पे खेती करते हैं जिसमें आप अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, जिसमें आप अपने फैमिली का देख रेख कर सके, उस खाना से आपका पूरा साल गुजर जाए, उसी को हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स है उसको भी ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो फार्मिंग होता है वह बहुत ही फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया, मतलब बहुत ही कुछ एरिया में देखने के लिए मिलेगा जहां पे अभी भी चलता है, जैसे बैल हो गया, फावला हो गया, हल हो गया, उसका यूज करके, और वहीं के लोग यानी कि आसपास के जो घर के लोग होते हैं वही खेती में सम्मिलित होते हैं, खेती में प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। बता चुके थे छोटे जमीन पे होता है, जिसमें मेनली प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हो का मतलब क्या होता है, यानी कि हल, डॉग एंड डिगिंग द स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। और मेनली जो आसपास के लोग होते हैं या तो वो उनका हेल्प कर देते हैं और फिर आपको भी हेल्प करने जाना होता है, या फिर उस फैमिली के लोग ही क्या करते हैं उस खेती में सारा का सारा अपना काम करने का, किसी को वहां पे भाड़ा पे पैसा देकर के नहीं बुलाते हैं खेती करने के लिए। ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मॉनसून। यह जो होता है ना, उनके पास जनरेटर नहीं होता, उनके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स नहीं होते हैं जो कि खेती में पानी के रूप में यूज कर सके, खेती में पानी डाल सके, यानी खेती में वह क्या नहीं कर सकते, पानी को नहीं डाल पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेनली डिपेंडेंट होते हैं मानसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी पे, यानी कि जमीन का फर्टिलिटी है तो ठीक है, जितना खेती होगा उतना सही है, वह यील्ड बढ़ाने की वजह से कुछ भी नहीं मिलाते हैं। एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रो, इट इज द स्लैश एंड बर्न। तो इसको कहीं कहीं पे स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मेनली ऐसे जगह पे मिलेगा जहां पे जंगल में अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं, जहां पे वह किसी भी एक फिक्स जमीन पे नहीं रहते हैं, वह कुछ एरिया में जमीन को वहां पे स्लैश करते हैं, यानी काटने का काम करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं और फिर जो फर्टिलिटी बनता है उस ऐश से ना उसका यूज करते हैं। ठीक है। और उससे खेती करते हैं, जितना हुआ उतना सही है, उन लोग उसको बढ़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो ये मेनली बताया छोटा सा जमीन पे होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है ना कि लोग खेती करता है लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ा पैच ऑफ लैंड पे करता है खेती, छोटा लैंड पे नहीं करता है। इसको जो भी अपने यूज के लिए रख पाता है रखता है, और बाकी चीजों को मार्केट में बेचने का काम करता है, जिससे अपने फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक कर सके। ठीक है। अब क्या है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस एरिया ऑफ
हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड, देखिए जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे इस टाइप की खेती देखने के लिए मिले, क्योंकि उनको प्रेशर होता है। प्रेशर किस चीज का होता है? सपोज कीजिए कि आपके फैमिली में यदि 50 लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने ही 50 लोग हैं ना उन लोग सारे जमीन पे खेती करें, लेकिन यदि आपके पास इतना बड़ा जमीन है, 2 लोग रहते हैं, तो उन लोग खेती का उतना वैल्यू नहीं समझेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहां पे अच्छे खासा मात्रा में लोग उस पर प्रेशर डाल के, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में खेती करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यील्डिंग करने की वजह से खेती करते हैं। ये जो होता है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, यहाँ पे ज्यादा लेबर्स को बाहर से बुलाया जाता है, काम पे रखा जाता है, और वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, इनपुट्स डाला जाता है, इरिगेशन किया जाता है, और यूज इन द ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन, जिसमें कोशिश किया जाता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन करे, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बायो फर्टिलाइजर्स मिलाए, उतना ज्यादा इरिगेशन करे, उतने अच्छे क्वालिटी का बीज यूज करे, हाइब्रिड सीड जिसको बोलते हैं HYV सीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब किया जाता है, ठीक है। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट, आप कुछ स्टेट का नाम बताना। क्या बताए थे स्टेट आपको? पंजाब बताए थे, हरियाणा बताए थे, और थर्ड क्या बताया था आपको? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्या बताए थे? वेस्टर्न यूपी। 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? तो एग्रीकल्चर लैंड जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, एंड बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन से ग्राउंड वाटर से वाटर निकाला जाता है और इरिगेशन किया जाता है। Through the right of inheritance, landing of the division of lands among successive generations has rendered land holding size। देखिए पहले क्या था ना कि एक परिवार में बहुत ही कम लोग होते थे, यानी कि जब किसी सपोज कीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी होंगे, आपके चाचा जी होंगे, तो यदि आपके पिताजी 3 भाई होते हैं, तो यदि आपके पास कुछ भी जमीन ऑफ लैंड है तो वह क्या हो जाएगा, यानी कुछ भी एरिया ऑफ लैंड है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 3 में। और फिर यदि सबका 3-3 बच्चा होता है तो वो भी 3-3 में डिवाइड हो जाएगा, जिसके वजह से जो जमीन है उसका लेवल, यानी कि जो जमीन का एरिया है धीरे धीरे सबको कम मिलना शुरू हो जाएगा, डिपेंड करता है जनरेशन बाय जनरेशन। इसी वजह से यहाँ पे एक ही टाइप के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा खेती करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इनके पास अवेलेबिलिटी होता है किसका? टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चरल लैंड का, साथ में वहां पे वाटर बहुत ज्यादा निकाला जाता है ग्राउंड वाटर से, और वहां पे इरिगेशन करके खेती किया जाता है। लास्ट टाइप का कमर्शियल फार्मिंग बता चुके थे कि ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम क्या किया जाता है? एक अच्छे तरीका से, यानी कि सिस्टमैटिक तरीका से खेती किया जाता है यहाँ पे। और जब सिस्टमैटिक तरीका से खेती होगा तो इसका मेन काम होता है कि मार्केट में जाकर के बेचना है, ठीक है। यानी कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज द हाई डोज, यहाँ पे हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स के यूज के एग्जांपल में HYV सीड्स, जिसको क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स का यूज किया जाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना ज्यादा इसमें पेस्टिसाइड डालेंगे, जितना ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जितना ज्यादा इनपुट्स डालेंगे, उतना ही ज्यादा मात्रा में यील्डिंग देगा और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा, ठीक है। अब द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। देखिए डिपेंड करता है, हर एक रीजन में आप खेती का तरीका अलग अलग देखिएगा। सपोज कीजिए कि आप हरियाणा में रहते हैं तो वहाँ पे चावल गेहूं का खेती होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको गेहूं का खेती देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे कॉफी का भी खेती होता है। उसके बाद क्या होता है, आप नीचे चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको चाय का खेती देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही आप असम एरिया में चले जाइएगा तो चाय का खेती देखने के लिए मिलेगा। वही आप नागपुर रीजन में जाइएगा तो आपको मौसमी का खेती देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग टाइप के कमर्शियल फार्मिंग का वेराइटीज देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? देखिए प्लांटेशन का मतलब हुआ कि जब एक एग्रीकल्चर लैंड पे यानी कि एक ही टाइप का खेती बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांटेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होता है कि प्लांटेशन अल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें भी देखिए प्लांटेशन तो स्पेशली कमर्शियल फार्मिंग ही है, क्योंकि कोई भी गन्ना का खेती करेगा तो अपने घर में खाने के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी करेगा रबड़ का खेती तो अपने घर में यूज करने के लिए नहीं करेगा। कोई भी करेगा कॉफी खेती तो अपने घर में पीने के लिए नहीं करेगा। कोई भी करेगा बनाना की खेती तो बनाना का ये नहीं कि एक छोटे से लैंड में करना है सर कि हम तो घर पे करते हैं सर बनाना खेती डेली सुबह सुबह खाते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे क्या बोले, एक बिग लैंड ऑफ पैच यानी कि ज्यादा बड़ा जमीन होना चाहिए, वहां पे कमर्शियल तरीका से खेती किया जाना चाहिए, हाई इनपुट्स डालना चाहिए, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप
क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, यानी कि बड़ा एरिया पे एक सिंगल टाइप का क्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। द प्लांटेशन हैज एन इंटेंसिव ऑफ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अ प्लांटेशन कवर लार्ज tracts of land using capital intensive inputs with the help of marginal labor। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो भी इमिग्रेंट्स लेबर होते हैं, इमिग्रेंट्स लेबर का मतलब हुआ कि ऐसे लेबर जो एक एरिया से दूसरे एरिया में काम करने के लिए जाते हैं। आप ऐसे सिंपल समझ लीजिए कि यदि आपके गांव में कुछ लोग रहते होंगे जो कि बाहर काम करने जाते हैं, तो बाहर काम करने क्यों जाते हैं, तो बाहर काम करने इसलिए जाते हैं कि वहां पे जाएंगे तो उनको एक रेगुलर वर्क मिल पाएगा जिससे वह अपने फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक कर देंगे। सपोज कीजिए कि एक इंसान है जो कि असम में चला गया है, तो असम में किसी जगह खेती होगा तो टी का प्लांटेशन होगा, और टी का प्लांटेशन में बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, यहाँ पे लेबर का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, तो यहाँ पे काम मिल गया। अब आपके चाचा भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको रेगुलर काम मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे यदि लेबर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, लेबर यहाँ पे जरूर चाहिए, तो यहाँ पे वो काम भी मिल जाएगा और ये इनको हटाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं तो 6 महीना 7 महीने 1 साल रह करके जाते हैं, क्योंकि दोनों को नीड होता है, एक को काम का और एक को लेबर का, ठीक है। तो इस टाइप का खेती यहाँ पे होता है। ऑल द जितने भी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल वहां से निकलता है वह सारे के सारे इंडस्ट्रियल यूज में ही जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एंड इंडिया जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन, बनाना, सारे के सारे आपको कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप देखने के लिए मिलेंगे। बता चुके थे टी असम और बंगाल में होता है, कॉफी कर्नाटका में होता है, वही आपका और भी क्रॉप्स है जैसे कि ये जो क्रॉप्स होते हैं वह मेनली मार्केट में बेचने के लिए लाए जाते हैं, मार्केट में आते हैं, मार्केट में बिकता है और इंडस्ट्री उसको बेचने का काम करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए क्रॉपिंग 3 टाइप का होता है, 3 सीजन होता है ऐसे समझिए। सबसे पहले अभी कौन सा सीजन चल रहा है, तो अभी आपका कौन सा सीजन चल रहा है, खरीफ सीजन चल रहा है। खरीफ सीजन अभी चलता है, यानी कि आपको अक्टूबर नवंबर में उसका बुआई होता है और उसके बाद कब काटा जाता है, तो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। दूसरा कौन सा होता है, तो रबी क्रॉप्स होता है। रबी क्रॉप्स इससे पहले वाला क्रॉप्स था, यानी कि जब बरसात शुरू होता है, यानी कि जून जुलाई में शुरू होता है, उस टाइम पे उसको बोया जाता है और 3 मंथ के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तीसरा आता है जायद क्रॉप्स। जेद क्रॉप्स का सिंपल मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो टाइम बचता है ना उसी को जेद क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि एक क्रॉप्स खत्म होगा तो इसके बाद का जो टाइम बचेगा ना वो क्या आ जाएगा, जेद क्रॉप। जैसे कि आप गर्मी के टाइम पे नानी घर जाते होंगे तो तरबूजा खाते होंगे, कुकुम्बर खाते होंगे, ये सब सारा के सारा जैद क्रॉप्स के अंदर में आता है। ये 3 टाइप का क्रॉप्स आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देयर आर फिजिकली डाइवर्सिटी इन पॉपुलरिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। इंडिया में पता है ना कि आपको बहुत सारा डाइवर्सिटी, बहुत सारा कल्चर डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा, तो जिसके वजह से दीज आर द आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखिए आप साउथ में जाइएगा तो वहां पे इडली डोसा, डोसा सुने ना जी, तो सिर्फ आपको इडली डोसा मिलेगा, लेकिन अलग अलग एरिया में खाना का तरीका अलग अलग होता है। जैसे झारखंड में आइएगा तो सारे लोग धुसका बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो डिपेंड करता है कि उस एरिया में एग्रीकल्चरली सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फसल है। जो फसल सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पे उगाया जाएगा उसी फसल को सबसे ज्यादा यूज भी किया जाएगा, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ फूड्स एंड फाइबर्स क्रॉप्स, बहुत सारे जो फाइबर क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोइंग इन कंट्री। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स पैटर्न यानी क्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि अलग अलग सीजन्स में उगाए जाते हैं, अलग अलग सीजन में एग्रीकल्चर किए जाते हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग, लेकिन इंडिया में मेनली रबी, खरीफ और जायद बताया, तीनों का इंपोर्टेंस बता चुके थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो तीनों को बताया गया कि रबी क्रॉप्स क्या होता है। आपको सिंपल समझा चुके हैं कि रबी क्रॉप्स अभी के टाइम का रबी क्रॉप्स है, यानी कि आप ऐसे याद रखिए कि ठंडा में रबी क्रॉप्स आता है, यानी कि कब शुरू होगा सर, तो ये आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इसको सो किया जाता है, यानी कि बोआ जाता है। क्या किया जाता है, बुआई किया जाता है, ठीक है, बुआई किया जाता है। लेकिन ये जो है हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून के बीच में, यानी कि जैसे ही आप घर पे होली के टाइम जाते होंगे तो होली के बाद इसको काट लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो रबी क्रॉप्स है वो आपका विंटर टाइम पे शो किया जाता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, और इसको काट लिया जाता है अप्रैल से लेकर के जून तक, ठीक है। सम ऑफ द इंपोर्टेंट जो रबी क्रॉप्स होगा पूछा जाता है, 1 नंबर में व्हीट होता है, वार्ले होता है, पीस होता है, ग्राम होता है और मस्टर्ड होता है। थ्रू दिस क्रॉप्स आर ग्रो इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऐसा क्रॉप्स है ना जो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में उगाया जाता है। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ टू, यानी कि ऊपर से लेकर के नॉर्थ है,
यहाँ से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको इसका खेती देखने के लिए मिलेगा। साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने के लिए मिलेगा। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सच एज द पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इंपोर्टेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड एरिया। देखिए ये जो एरिया आपको ये एरिया ऊपर बहुत नहीं जाना है, ये जो बीच वाले यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मात्रा में किसका खेती देखने के लिए मिलेगा, रबी क्रॉप्स का खेती देखने के लिए मिलेगा।